नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हम ईश्वर से कामना भी करते हैं कि आप सभी लोग सावधानी के साथ रहें और स्वस्थ रहें और शिक्षा का आनंद लें, ऐसी हमारी कामना है। आज देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि संवैधानिक विकास के जो चरण लगातार चल रहे हैं, उन चरणों के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो अगला क्रम है वो भारत शासन अधिनियम 1861 का है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये जो 1861 का भारत शासन अधिनियम है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ। सबसे बड़ी विशेषता, और वो विशेषता ये है कि इस अधिनियम में पहली बार भारतीयों के एक छोटे से अंश को विधान निर्माण के लिए शामिल किया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा ही हमारे भारत में एक तरीके से, जिसको आज की तारीख में आप लोग संसद कहते हैं, ये संसद की बुनियाद इस अधिनियम से पड़ी थी 1861। एक छोटे से एक सूक्ष्म रूप को आधार मान करके, तो वो कुछ भी हो, सूक्ष्म हो या बड़ा हो, लेकिन शुरुआत तो कही जाएगी। तो 1861 के भारत शासन अधिनियम में हमारे देश में पहली बार संसदीय परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो आइए देखते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें। पहला पॉइंट है, भारतीयों का सहयोग आवश्यक है। जो जैसा कि आप 1858 के एक्ट में आपने देखा कि उसमें कंपनी के शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय प्रदेशों की अपने हाथों में ले ली और एक उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की गई 1858 के एक्ट में। इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने महसूस किया कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत में हम शासन कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों का कोई सहयोग नहीं ले रहे हैं। एक अलग दुनिया है, उस दुनिया में एक अलग तरीके के लोग हैं, रहते हैं, उनकी परंपराएं अलग हैं, उनकी प्रथाएं अलग हैं, उनमें तमाम ढेरों रीति रिवाज हैं, उनका अपना कल्चर है। तो जब हम वहाँ शासन कर रहे, तो हम वहाँ के लोगों का सहयोग भी हमको लेना चाहिए। ये ब्रिटिश सरकार ने इसको महसूस किया और महसूस करने के बाद में 1861 का एक्ट पारित किया और उसमें ये माना कि नहीं, इसमें भारतीयों का सहयोग लेना अति आवश्यक है। तो इसमें मतलब इसको स्वीकार किया गया कि भारतीयों का सहयोग लेना चाहिए। अगला बिंदु है कि संसदीय परंपरा की शुरुआत जैसा कि मैंने बताया कि इस एक्ट से हुई और कैसे हुई, वो आगे देखिए। काउंसिल में पहले 4 सदस्य होते थे, अब 4 से बढ़ा करके 1 और बढ़ा दिया गया। ये सब सरकारी हैं सदस्य। और जो 5वां सदस्य बढ़ाया गया वो विधिवेत्ता, एक बहुत बड़ा विधिवेत्ता था, एक कानून का मर्मज्ञ था वो 5वां सदस्य, क्योंकि कानूनों की ज़रूरत दिन पर दिन पड़ रही थी, क्योंकि अब सीधे क्राउन ने अपने हाथों में भारत की सत्ता ले ली थी और उत्तरदायित्व शासन की स्थापना हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीयों को कौन कौन से कानून चाहिए, उनको क्या ज़रूरत है उनको, तो वो कानून तेज़ी से भारत में बनने की आवश्यकता थी। इसलिए 5वां सदस्य विधिवेत्ता के रूप में इसमें और 1 बढ़ा दिया गया, तो 5 हो गए। अब इसमें जो परिवर्तन किए गए, जैसा कि मैंने कहा कि संसदीय परंपरा की शुरुआत की जा रही है, तो इसमें
इस अधिनियम में ये बताया गया, गवर्नर जनरल तो नहीं कहेंगे, उसको वायसराय कहेंगे, वायसराय को ये निर्देश दिया गया कि भाई आप जो है अपनी जो कार्यकारिणी है, आपकी जो काउंसिल है, उस काउंसिल में अभी तो 5 सदस्य हैं, एक बढ़ाया गया है तो 5 हो गए, लेकिन उसका और ज़्यादा विस्तार करिए, न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य होने चाहिए। कम से कम 6 हों और अधिक से अधिक 12 हों। और अगर हो सके, देखिए ये अधिनियम में बहुत खास बात समझने की है कि कहा गया अधिनियम में कि अगर हो सके तो कुछ भारतीयों को भी मतलब शामिल किया जाए। अब 12 सदस्य जैसे हो गए, अधिकतम 12 सदस्यों को नामांकित करेगा वायसराय, 12 में आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। अब देखिए यहाँ समझने की बात है। अब जैसा कि कहा गया कि अगर 12 सदस्य नामित किए जाते हैं जिसमें आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, तो अब जरा यहाँ समझ लीजिए कि गैर सरकारी और सरकारी क्या ये कहना चाहते हैं, इनका मतलब क्या है। दरअसल सरकारी वो सदस्य माने जाएंगे जो मतलब जिनको सरकार ने यानी वायसराय ने नियुक्त कर रखा है विभिन्न कामों के लिए, विभिन्न विभागों में, जो सरकार के आदमी हैं, बड़े बड़े पदों वाले। और गैर सरकारी वो हैं जो सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, सरकार के प्रति वो जिम्मेदार नहीं है, सरकार उनको वेतन नहीं देती और सरकार के कायदे कानून मानने के वो हकदार नहीं है, अधीन नहीं है सरकार के। ये सरकारी और गैर सरकारी में है अंतर। तो 12 में से देखिए, और एक बात यहाँ पर समझ लेने की है कि वायसराय को अधिकृत किया गया कि आप चाहें तो कुछ भारतीयों का अंश अपनी केंद्रीय विधान परिषद में शामिल कर सकते हैं, यदि आप चाहें। बाध्य नहीं किया गया कि नहीं आपको भारतीयों को लेना ही लेना है। लेकिन इस अधिनियम में ब्रिटिश शासन की ये मंशा जरूर छिपी थी कि भारत में हम शासन कर रहे हैं तो भारतीयों का भी सहयोग लेना चाहिए। तो ये जो मंशा थी, उस मंशा को भांपते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इस एक्ट की जो आत्मा थी उसको भांपते हुए उन्होंने ये 3 पहली बार अपनी सरकार में, अपने शासन में, अंग्रेजों के शासन में 3 भारतीयों को शामिल किया। बड़ी दिलचस्पी हो रही होगी कि वो पहली बार कौन से 3 भारतीय होंगे जो शामिल हुए होंगे इसमें। एक तरीके से ये केंद्रीय विधान परिषद ये देखिए बन रही है, कानून निर्माण की संस्था बन रही है। पहले सर्वे सर्वा होता था गवर्नर जनरल, लेकिन अब धीरे धीरे अधिकार दिए जा रहे हैं, जनता को लाया जा रहा है। लेकिन जनता से अभी कोई लेना देना नहीं है, ये न समझना कि जनता से कोई लेना देना। लेकिन भारतीय ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीयों को कुछ थोड़ा परसेंट लाया जा रहा। तो 3 भारतीय लॉर्ड कैनिंग ने चुने। अब वो 3 भारतीय कौन से थे? वो एक तो बनारस के राजा थे पहले, दूसरे थे पटियाला के महाराजा, और तीसरे जो थे वो भी राज परिवार से थे। उनका नाम है सर दिनकर राव। ये रत्नागिरी में जन्मे थे और बम्बई प्रेसिडेंसी में, और ये चित्पावन ब्राह्मण कुल के थे। और इनको जो वायसराय की काउंसिल है इसमें इनको शामिल किया गया था। पूरे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को जीता था, तो जितना बड़ा उसका प्रदेश था जीता हुआ, उस प्रदेश के लिए कानून निर्माण के क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने पहली बार 3 लोगों को, वो भी सम्भ्रांत थे, राजे महाराजे थे, एक बनारस के राजा, दूसरे महाराजा पटियाला
और तीसरे आपके ये भी राजघराने से थे, इनको सर की उपाधि दी गई थी, दिनकर राव। तो पेशवा घराने से थे ये, और कई बड़े बड़े पदों पर अंग्रेज़ों के द्वारा ये नियुक्त हो चुके थे, रखे जा चुके थे। तो इनको केंद्रीय विधान परिषद में मतलब जो है जगह दी गई। इन 3 भारतीयों को, अब ये वो भारतीय मैंने गिनाए हैं जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े थे, इनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी इतना कह सकते हैं कि भारतीय तो थे। तो इसलिए कानून निर्माण में इनका मतलब 3 लोगों को पहली बार शामिल किया गया। तो इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि ये संसदीय परंपरा की शुरुआत इस अधिनियम से शुरू होती मानी जाती है। अब देखिए अगला क्या है कि एक चीज़ और इसमें खास बात आई साथियों कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रवृत्ति शुरू हुई थी केंद्रीकरण की, सेंट्रलाइजेशन की, क्योंकि कंपनी के अधिकारों को धीरे धीरे कम करना था, तो 1773 से लेकर के और 1858 तक आप समस्त कानूनों का अध्ययन करेंगे तो उसमें कानूनों का सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हमको दिखाई देती है। लेकिन इस एक्ट में पहली बार बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी को कानून निर्माण करने की शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई, यानी केंद्रीकरण को उलट दिया गया और विकेंद्रीकरण यानी इन प्रेसिडेंसियों को भी कानून निर्माण की शक्ति दी गई। तो जो प्रवृत्ति चली आ रही थी सेंट्रलाइजेशन की, उसको उलट दिया गया और विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया। तो ये अपने अपने प्रांतों में ये प्रेसिडेंसियां जो है, यहाँ भी प्रांतीय जो परिषदें थी उनमें भी थोड़े थोड़े सदस्य मतलब नामित किए गए। इसके बाद देखिए गवर्नर जो हमारा जो वायसराय है, तो वायसराय को और ज़्यादा शक्तियाँ देते हुए उसमें ये कहा गया कि भाई अगर आपात की स्थिति है, अगर वायसराय ये समझे कि आपात की स्थिति है तो वो अध्यादेश बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं और उसमें परिषद की कोई मंजूरी नहीं जरूरी होगी। अगर ये आवश्यक समझें आपात की स्थिति हो तो, और ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीने की मानी जाएगी, उस 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। तो एक ये शक्ति वायसराय को और बढ़ा दी गई। इसके अलावा इस अधिनियम में एक और बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि हमारे भारत में पहली बार आपने देखा कि सन 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन इस एक्ट में हमारे देश में पहली बार 3 प्रेसिडेंसियों में, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसियों में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आज जो आप देखते हैं प्रादेशिक लेवल के एक प्रदेश में एक होता है हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट की स्थापना इस अधिनियम से हुई। और ये लॉर्ड कैनिंग ने की, क्योंकि वो 1858 के पहले भी वो गवर्नर जनरल थे और बाद में भी रहे काफ़ी समय तक। 1862 में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। 1861 में उनकी जो पत्नी थी वो एक्सपायर हो गई, तो उनसे दुखी होकर के फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर वो इंग्लैंड चले गए। तो काफ़ी काम लॉर्ड कैनिंग ने किए और बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना इसी अधिनियम के माध्यम से हुई। अब देखिए एक और इसमें दरअसल लॉर्ड कैनिंग बहुत ही बुद्धिमान वो क्राउन के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति थे और उन्होंने 1859 में ही ये महसूस कर लिया था कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भारत में, उत्तरदायित्व शासन की स्थापना हो चुकी है, तो हमारे पास काउंसिल में इतने आदमी नहीं हैं,
तो काउंसिल में आदमी बढ़ाए बिना एक उन्होंने रणनीति बनाई जिसको पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है, हिंदी में विभागीय या प्रशासनिक प्रणाली भी कहते हैं। कि एक जैसे उनके 4 सदस्य उसमें थे, फिर इसमें 5 हो गए, तो ये कहा गया कि भाई एक विभाग से ज़्यादा भी जो काउंसिल का सदस्य है, वो काउंसिल का सदस्य एक विभाग से ज़्यादा विभाग भी वो ले सकता है और काउंसिल की तरफ से वो अंतिम आदेश पारित कर सकता है उस विभाग के लिए। तो एक से अधिक विभाग मतलब दिए जाने लगे काउंसिल के सदस्यों को, एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो प्रणाली कही जाती है और ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्थापित की गई थी 1859 में। लेकिन 1861 का जब अधिनियम आया तो इस पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी गई कि आप इसको लागू करिए। तो पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मतलब लॉर्ड कैनिंग के समय में तुरंत उसको लागू कर दिया गया। तो इसलिए देखिए एक बार पुनः रफली देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी कि भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। ये ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश हुकूमत ने महसूस किया कि भाई सहयोग लेना चाहिए जब हम भारत में शासन कर रहे हैं। अगला है संसदीय परंपरा की शुरुआत इससे मानी जाती है 1861 के अधिनियम से, ये बुनियाद 1861 के अधिनियम से पड़ी। अगला है काउंसिल में 4 सदस्य पहले होते थे, 1 सदस्य बढ़ा दिया गया, 5 हो गए। इसके बाद अगला है कि न्यूनतम जो एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना होनी थी, उसमें न्यूनतम 6 आदमी होने चाहिए थे, अधिकतम 12 होने चाहिए थे। जिसमें अगर 12 होते हैं तो आधे गैर सरकारी होने चाहिए थे, उसमें भारतीयों का भी कुछ अंश अगर चाहें वायसराय, बाध्यता नहीं थी, लेकिन अगर चाहें तो शामिल कर सकते हैं। तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बम्बई और मद्रास और कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी उनको पुनः फिर से दोबारा उनको कानून निर्माण की शक्ति दे दी गई, जो 1773 के पहले उनको प्राप्त थी, लेकिन 1773 के बाद उनसे छीन ली गई थी। तो इसमें विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया। इसके बाद अगला है कुछ नए प्रांत भी इसमें बनाए गए। 1862 में बंगाल को अलग कर दिया गया। इसके बाद 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एक नया प्रांत बनाया गया। 1867 में पंजाब नया प्रांत बनाया गया। तो इस तरीके से ये कुछ नए प्रांतों का गठन भी किया गया कि वहाँ भी प्रांतीय विधान परिषदें हों। इसके बाद पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली आपकी आ गई। इसके बाद कैनिंग द्वारा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये 1861 का आपके अधिनियम की खास बातें। अब इससे ज़्यादा इस अधिनियम में और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं 1892 के भारत शासन अधिनियम में। तो साथियों, ये जो 1892 का पुनः एक्ट आया दोबारा बन करके, ये 1861 जैसा तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि संसदीय परंपरा की शुरुआत 1861 से हो चुकी है, तो अब उसी संसदीय परंपरा को उसको आगे बढ़ाया जा रहा है इस अधिनियम में। तो आइए देख लेते हैं। एक घटना इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1892 में ये भारत शासन अधिनियम आया और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। अब देखिए, उसके अगल बगल की कोई अधिनियम आया तो उसके अगल बगल की घटनाओं को भी देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ती हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1892 में एक्ट आया। कांग्रेस की डिमांड थी कि भाई जो प्रतिनिधित्व अभी भारतीयों को दिया जा रहा है वो कुछ भी नहीं है, वो नाम मात्र है। तो भारतीयों का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतीय विधान परिषदों में बढ़ाया जाए, ये कांग्रेस ने डिमांड की सरकार से, ब्रिटिश सरकार से। तो देखिए कांग्रेस की डिमांड का नतीजा क्या निकला कि इसमें ब्रिटिश हुकूमत ने माना कि नहीं, संख्या बढ़नी चाहिए, और संख्या बढ़ी तो पहले 6 से 12 सदस्य होते थे, अब 10 से 16 कर दिए गए। केंद्रीय जो हमारा वायसराय थे, यानी जिसको आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते चले आए हैं, उनको अब वो जब क्राउन से नियुक्त
हुए 1858 से शुरू हो गए तो वायसराय कहे जाने लगे। तो जो वायसराय थे उनकी जो काउंसिल थी उसमें अभी तक बाहर के लोग जो है वो 6 से 12 हो सकते थे। अब वो बढ़ा करके 10 से 16 कर दिए गए। अब 10 से 16 कर दिए गए और उसमें आधे गैर सरकारी होने चाहिए। लेकिन अभी भी देखिए, अभी ये बहुत थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, धीरे धीरे कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, कैसे भारतीयों को वो सीखें शासन कैसे किया जाता है। इसके पहले वो क्या करते रहे, कैसे करते रहे, वो समझने का विषय नहीं हम लोगों का है। लेकिन अब कैसे करेंगे शासन तो उनको धीरे सिखाए। पहले राजे महाराजाओं को लिया गया है। अब इसके बाद जो केंद्रीय विधान परिषद थी जो पूरे भारत में एक थी, तो उसमें कौन कौन लोग थे? उसमें थे राजे रजवाड़े, पहले भी आपने देखा कि राजे रजवाड़े थे। इसके बाद बहुत बड़े स्तर के जमींदार थे। सरकार को सीधे मतलब टैक्स देते थे जमींदार, बहुत बड़े स्तर के जमींदार थे। उसमें से अगर 1-2 पूरे भारत से जिसको चाहे वायसराय उसको नियुक्ति मिल सकती थी, नामांकित कर सकता था। और इसके अलावा जो अवकाश प्राप्त बहुत बड़े बड़े पदों पर अंग्रेज अधिकारी रह चुके हैं और वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो अवकाश प्राप्त हैं, तो उनको अगर उचित समझे, क्योंकि उनको शासन का ज्ञान है, तो अब वो गैर सरकारी हो गया। जब नामांकित किए जाएंगे तो गैर सरकारी हो गए, क्योंकि वो रिटायरमेंट हैं, तो उनको भी ले सकती थी। तो ये तो केंद्रीय विधान परिषद की ये व्यवस्था थी कि गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे। अभी इसमें आम जनता का कोई रोल नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि भारतीय हैं। इसके बाद प्रांतों में भी विधान परिषदों का मतलब उनका विस्तार किया गया। अब प्रांतों में कैसे किया गया कि जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी है उसमें 20-20 सदस्य हो गए, पहले की तुलना में बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए 15 सदस्य हो गए। तो इस तरीके से प्रांतों की जितने प्रांत थे उस समय प्रांत बहुत कम थे, बहुत बड़े बड़े प्रांत थे, लेकिन सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। तो धीरे धीरे मतलब विस्तार किया जा रहा है। इसके बाद और ये 1885 में चूँकि कांग्रेस बनी तो वो भी एक संगठन था और भारतीय हितों के लिए बना था। पहले ये दबाव समूह के रूप में बना था, फिर आगे चल कर के इसने पार्टी का रूप ले लिया। तो अब ये दबाव का मतलब ये मांग करना ब्रिटिश सरकार से। तो अब इसके बाद एक और इसमें अधिकार मिला कि जो अब धीरे धीरे देखिए संसदीय प्रणाली की शुरुआत हो रही है, तो अब इसमें सरकार के लोगों से ये गैर सरकारी सदस्य जो हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, जो उनके मन में हैं प्रश्न पूछ सकते हैं और बजट पर बहस कर सकते हैं। तो बजट जब पास होगा तो बजट पर बहस करने का अधिकार और प्रश्न पूछने का अधिकार इनको इस अधिनियम में दिया गया, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, केवल प्रश्न पूछने का और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बस मेरे ख्याल से अब इसमें एक चीज़ अभी मैंने बताई आपको कि केंद्रीय विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन है वो वायसराय करेगा। तो उसमें कौन कौन से लोग आएंगे? उसमें आएंगे राजे रजवाड़े हो गए, बहुत बड़े स्तर के जमींदार हो गए, और इसमें जो रिटायरमेंट जो बहुत बड़े पदों पर अधिकारी रह चुके हैं, ज़्यादातर अंग्रेजी थे, तो उनको ले लिया जाएगा, वो गैर सरकारी माने जाएंगे। लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में कैसे होगा, सदस्य कैसे चुने जाएंगे? तो प्रांतों में एक गवर्नर है, वो गवर्नर जो है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं। तो वो गवर्नर जो है वो सदस्यों को मनोनीत करेगा। अब वो कैसे मनोनीत करेगा उसके लिए ज़रा देख लेते हैं। ये सिफारिश करेंगे जिला परिषद और नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापारिक संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इतने ये जो संगठन हैं, ये जो समूह हैं जो अपने अपने कार्य करते हैं, नगर पालिका, जिला परिषद, विश्वविद्यालय और व्यापारी संघ और जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये लोग प्रांतों में अपना एक सदस्य
चुन करके सिफारिश करेंगे गवर्नर से कि इन्हें आप कृपया ले लें, मनोनीत करें। तो इनके द्वारा चुने जाएंगे, फिर गवर्नर उनको मनोनीत करेगा। ये परंपरा चल निकली है, संसदीय परंपरा साथियों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।